मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा, एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है, और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है। अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कब्ल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे, और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजिमों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख न पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अब्बू जान, जल्दी भागिए। तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहां तक भागेगा?
तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी यकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हो गए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कब्ल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बू जान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछले मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमों, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा, मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमों, इन सबको दरख्त से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। गांव के बाजार में सुधांशु के पकौड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, खरीदार आ जाया करते थे। मुझे एक प्लेट प्याज के पकौड़े। मुझे आलू के पकौड़े। सुधांशु बेहद खुश था क्योंकि उसका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था।
सुबह से शाम तक उसके ठेले पे मुसलसल खरीदारों का मजमा लगा रहता था। भाईजान, 2 प्लेट प्याज के पकोड़े और 1 प्लेट आलू के पकोड़े दे दो। ये लो भाईजान। भाईजान, मैं तुमसे रोज पकोड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकोड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के खानदान में उसकी बीवी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मालूम है, मेरी सहेली के शौहर ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप हैं जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हैं। अच्छा, पिछले माह तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, लेकिन मैं लाया तो था ना। तुम्हारे जैसे कंजूस शौहर मैंने कभी नहीं देखा। हर माह खुद के लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो, और एक माह तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली? इतना बोले जा रहे हो। क्यों ना खरीदूं? आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। खुदगर्ज। सुधांशु फितरत से खुदगर्ज था। वो सिर्फ अपने मुतालिक सोचता था। सुधांशु के पकौड़े का कारोबार अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी काफी अच्छी हो रही थी। एक रोज सुधांशु की दुकान के सामने एक और ठेला खुला, गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर खरीदार वहां चले गए। अरे भाईजान, ये क्या है? ये शहर की मशहूर आलू पफ हैं। बाजी, आप एक मर्तबा खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भाईजान, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस खातून को आलू पफ दिए। खातून ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बेहद अच्छी है, अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकौड़े वाले से पकौड़े खरीदेगा। सुधांशु के कई खरीदार पकौड़े के बजाय आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाला हुजूम अब गौरव के ठेले पर आ गया था। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है, कुछ रोज में लोग इसे भुलाकर वापस पकोड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर, दिन गुजरे, लेकिन गौरव के आलू पफ हकीकत में अच्छे थे, इसीलिए खरीदार अभी भी उसी ठेले पर नजर आते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा कारोबार ही चौपट कर दिया है, मालूम नहीं कहां से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाए। गौरव बेहद खुश था। आते ही उसका कारोबार जम गया था। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव फितरत से भी बहुत भोला और रहमदिल था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतों पर सुधांशु गौर फरमाता था। ये तो निहायती भोला है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन कब्ल मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। और फिर इसी ख्याल से सुधांशु ने गौरव से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। और भाईजान, सब खैरियत? सब खैरियत है, आप फरमाइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही जायकेदार हैं, कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए भाईजान। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो लजीज है, एकदम नई चीज है, खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये खास चीज तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनानी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें वाजिब लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ फरोख्त करना और मैं अपने पकोड़े। मतलब साझेदारी में? हाँ वही, मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा। बड़े बाजार में फरोख्त भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो है, मैं तो कब से किसी को तलाश रहा था जो आधे पैसे लगाए और मेरा साझेदार बन जाए। बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है? यही कोई 6 लाख। मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं दे दूंगा, आपको कल बताता हूँ। ठीक है भाईजान। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था।
गौरव घर गया और वहाँ इसके मुतालिक उसने अपनी बीवी लता से जिक्र किया। ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, लेकिन बाकी के 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? आप उसकी फिक्र ना कीजिए, मेरे ये जेवर कब काम आएंगे। आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। गौरव ने लता के सारे जेवर गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भाईजान, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो फिर चलो कल ही हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भाईजान। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी सुपुर्द की। आखिर हमारा ख्वाब मुकम्मल हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसे बेच तुम कुछ और कमा लोगे। ठीक है भाईजान। गौरव अपने ठेले पर पहुंचा और आलू पफ फरोख्त करने लगा। कुछ रोज गुजर गए। सुधांशु का पकौड़े का ठेला बंद ही था। एक हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु कब्ल से ही वहाँ पकौड़े फरोख्त कर रहा है और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भाईजान, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराओ। गौरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके तमाम बचत के पैसे जाया हो गए थे। गौरव रोते हुए जंगल की जानिब चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे बेहतर होता कि मुझे मार ही देते। गौरव का रोना सुनकर दरखस की देवी उनके रूबरू हाजिर हुई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही नेकी आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस दरख्त की शाख में हाथ डालो, जो भी तुम्हें हासिल होगा वो तुम्हारा होगा। ठीक है। गौरव ने दरख्त की शाख में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के आए। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ख्याल रहे, नेक काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहूंगा। गौरव ने लता के जेवर छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब हासिल हो गया। वहाँ दूसरी जानिब सुधांशु की बेईमानी की वजह से उसका कारोबार डूब गया। उसे दुकान फरोख्त करनी पड़ी और वो वापस सड़क पर आ गया। इसीलिए कहते हैं, नेकी करके खुदा से पाओ और बुरे काम का बुरा नतीजा। लखनपुर नाम के कस्बे में सुषमा अपने बच्चे और शौहर राम दुलारे के साथ रहती थी। सुषमा का शौहर अपाहिज था, इस वजह से सुषमा ही घर की देखभाल किया करती थी। इसलिए सुषमा घर चलाने के लिए अपने भतीजे करण के साथ जलेबी की दुकान चलाया करती थी। करण झगड़ालू और बेईमान किस्म का इंसान था। हमेशा लोगों से झगड़ा और हमेशा गुस्से में रहता था। उसे अपने मामा की सारी जमीन और जायदाद हड़पनी थी। बेटा करण, जाकर दुकान खोल दो, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। मैं कोई काम नहीं करने वाला। आप मामी होकर मुझसे काम करवाती हैं। आपको शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे पहाड़ तोड़ने को तो नहीं कहा ना, बस इतना ही कहा कि दुकान खोल दो। करण वहाँ से गुस्से में दुकान खोलने चला जाता है। भाईजान, मुझे जलेबी के साथ दही भी देना। ये तुम्हारा तीसरी बार है जो तुम मुझसे दही मांग रही हो। जाओ, अब मैं नहीं दूंगा। तो क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? तुम्हारा तो ये रोज का ही काम है। उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि वहाँ पर सुषमा आ गई। देखिए चाची जान, ये मुझसे कैसे झगड़ा कर रहा है। यहाँ पर रुकना ही बेकार है। मैं चला, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। करण वहाँ से बहस करके चला जाता है। सुषमा अकेले ही पूरा दिन दुकान चलाती है
और शाम को थक हार कर अपने शौहर राम दुलार से सारी बातें बता देती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ सुषमा, मैं उससे एक बार बात करके देखूंगा। जी करिए और जल्दी करिए। दिन पर दिन उसका भविष्य खराब ही होता जा रहा है। राम दुलार करण को आवाज लगाकर बुला ही रहा होता है कि करण आधी रात को अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने चला जाता है। मैंने अपने हिस्से का खाना खा लिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करने जा रहा हूँ। सुबह तक आऊंगा, वरना कल शाम तक, इसलिए मेरी फिक्र मत करना। देखा आपने, आज भी दुकान मैंने ही खोला और कल भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। दूसरे दिन करण आधी रात को घर आया और अपने मामा राम दुलार के सारे कागजात लेकर अपने नाम करवाने के लिए। मामा जी, ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए, मेरे कॉलेज का रिजल्ट है। अरे बेटा लाओ, मैं उस पर अभी अंगूठा लगा देता हूँ। इतने में ही वहाँ पर सुषमा आ जाती है और उनके हाथ में जमीन के कागजात देख लेती है। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करण के कॉलेज के कागज पर अंगूठा लगा रहा हूँ। वो कॉलेज का कागज नहीं, बल्कि हमारे जमीन के कागजात हैं। क्या कहा तुमने? थोड़ा लेट आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? सुषमा और राम दुलार दोनों ही करण की हरकतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल देते हैं और सुषमा अकेले ही जलेबी की दुकान चलाने लगती है। अब से मैं थोड़ी जल्दी ही आकर थोड़ी देर से जाया करूंगी, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। सुषमा दिन रात मेहनत करके अपने जलेबी की दुकान चला रही थी। इस दुकान की तो बैंड बजानी ही पड़ेगी। इसी ने मेरी जमीन मेरे हाथ में आने नहीं दी। अगर ये ना होती तो मैं पूरी दुकान और घर का मालिक होता। एक काम करता हूँ, जलेबी के अंदर फटे हुए दूध का पनीर डाल देता हूँ, पूरी जलेबी तहस नहस हो जाएगी। करण ने साजिश रची। करण ने फटे हुए दूध से बनी पनीर को जलेबी के बड़े से पतीले में डाल दिया। दीदी, मुझे गर्मा गर्म जलेबियाँ दो ना। रुक जाओ, अभी गर्मा गर्म बना कर दे रही हूँ। सुषमा अनजाने में ही वो पनीर मिलाई हुई जलेबी बनाकर दे देती है, जो कि लाल के बजाय पूरी सफेद थी। ये क्या मजाक किया आपने? मैंने आपसे गर्मा गर्म जलेबियाँ मांगी थी और आप मुझे ये मीठा पनीर खिला रही हैं। ये तो बस जलेबी के आकार का है, जलेबी थोड़ी ना है। ये कैसे हो सकता है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उस औरत को दुकान से दूर जाता देख करण बेहद खुश हुआ। लगता है वो पुलिस को बुलाने जा रही है। अब इन्हें समझ में आएगा कि करण से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तभी वहाँ पर राम दुलार अपने बचपन के दोस्तों के साथ आ गया। अरे सुषमा, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर तुमसे मिलने और हमारे दुकान की जलेबी खाने आए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, मैंने आपकी जलेबियों के बारे में बड़ा सुना है। जी, मैंने भी। हम पूरे 400 किलोमीटर दूर से रामू से मिलने आए हैं। सुषमा को जलेबी में पनीर डालने वाली बात पता थी, लेकिन मेहमानों की जिद और उत्सुकता की वजह से सुषमा ने उन्हें गर्मा गर्म पनीर की जलेबियां बनाकर दे दी। आपके यहाँ की जलेबी कुछ अलग नजर आ रही है। लगता है आज सुषमा ने नए तरीके से बनाई है। ये दिखने में जरूर सफेद है, लेकिन बहुत मजेदार है। और उनके जलेबी खाने से पहले ही वहाँ करण आ गया। हाँ हाँ, खाओ खाओ। इनकी जलेबी की वजह से कई ग्राहक भाग चुके हैं और अब तो आप सब भी भाग जाएंगे। जी, ये मेरा भांजा है, हमेशा बहकी बहकी बातें करता है। आप सब जलेबी खाइए। जैसे ही राम दुलार के बचपन के दोस्तों ने जलेबी खाई, वो पनीर मिलाई हुई जलेबी वो लोग खाकर दंग रह गए और कहने लगे, वाह भाभी वाह, क्या जलेबी बनाई है। जलेबी कम रसमलाई ज्यादा लग रही है। वाकई ये चीज बहुत शानदार है। आज से आप अपनी दुकान का नाम बदलकर पनीर जलेबी कर दीजिए और देखिए बड़ा फायदा होगा। क्या सच? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। क्या कहा आपने? ये अच्छा लग रहा है। करण को उन सब की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था और वो अपने ही मिलाए हुए पनीर को जलेबी के रूप में खाने लगा। पनीर जलेबी उसे बहुत पसंद आई। अरे ये तो सच में अच्छी है, लेकिन आप सब उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये पनीर जलेबी मैंने बनाई है। हुआ ये कि इसमें पनीर मैंने ही डाल दिया और देखा आप सब ने मेरा कमाल।
सुषमा सारी बातें समझ चुकी थी। तब उसने कहा, तुम चाहते थे कि हमारी जलेबी की दुकान बंद हो जाए और हम रोड पे आ जाएं, है ना? सुषमा, हमें ये सब बातें मेहमानों के सामने नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही सारे मेहमान चले गए, तब करण ने अपने मामा राम दुलार से कहा, मामा जी, आपने तो मुझे कुछ जमीन जायदाद भी नहीं दी। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये दुकान दे दे, और अब तो मैं यहाँ पनीर जलेबी ही बेचूंगा। हमें तुम्हें दुकान देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम दुकान अच्छे से चला पाओगे? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको लगे कि दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो आप ये दुकान ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। करण दिन रात मेहनत करके अपने पनीर की जलेबी के दुकान में काम करने लगा, लेकिन करण के दोस्त जिनके साथ वो आवारागर्दी किया करता था, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और उनमें से एक जिगरी दोस्त उनसे कहने लगा, चल करण, चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझे मेरी दुकान संभालनी है। मामा मामी ने भरोसा करके मुझे ये दुकान दी है। करण की बात न मानने पर करण के दोस्तों को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका धंधा चौपट करने के लिए षड्यंत्र रचता है और एक बाबा के साथ मिलकर उसकी दुकान पर काला जादू करा देता है। करण के दुकान पर न होने की वजह से वो उस बाबा का दिया हुआ ताबीज पनीर जलेबी की दुकान में लगा देता है। अब आएगा मजा। जब हम बिगड़े हैं साथ में तो तरक्की उसकी अकेले की क्यों? ये तावीज कैसी? लगता है सुषमा ने यहाँ पर रख दी। मैं इसे अपनी कलाई में बांध लेता हूँ। और जैसे ही राम दुलार ने वो ताबीज अपने कलाई में बांधी, वो उस कुर्सी से उठ खड़े हुए। यानी उस काले जादू की वजह से वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और वो फिर से चलने लगे। ये क्या? मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर ठीक हो गए। ये तावीज तो कमाल की है। मालिक, तेरा हजारों बार शुक्र है। वहीं दूर खड़ा करण का दोस्त ये सब कुछ देख रहा था और वो देखकर वो दंग रह गया। और उसके बाद वो उस बाबा के पास गया। तब बाबा ने उससे कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे धोखेबाज की मदद मैं बस ऐसे ही करूँगा। 20 साल पहले की बात है। उस दुकान पर एक बेटी ने मेरी भूख मिटाई थी, मुझे जलेबियाँ खिलाकर। इसीलिए मैंने ये मेहरबानी की है। अब जब भी कोई उस दुकान की पनीर जलेबियाँ खाएगा, वो हमेशा खुश रहेगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मुझे माफ करना बाबा, मेरे मन में जलन हो रही थी। और वैसा ही हुआ। उनकी जादुई पनीर जलेबी बहुत अच्छे से चलने लगी। करण के मेहनत की वजह से उसके मामा मामी उससे बेहद खुश थे और सब लोग मिलकर अब खुशी खुशी रहने लगे।